नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आरसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जनरल साइंस की हम लोग बात कर रहे थे और जनरल साइंस के अंतर्गत हमने पढ़ना प्रारंभ किया था जीव विज्ञान के बारे में। और जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा दोस्तों मानव शरीर के तंत्र। तो सबसे पहले हमने बात की थी पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया था। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग बात करेंगे आज के हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र। तो एक बार पुनः आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो आज का हमारा नया टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि उत्सर्जन शब्द का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन, यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो उत्सर्जन शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, इस उत्सर्जन शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन की परिभाषा। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर से वर्ज्य का मतलब होता है प्यारे मित्रों, वर्ज्य का मतलब होता है वेस्ट, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, विषाक्त। देखिए, हमारे शरीर से वर्ज्य यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। हमारे शरीर से वेस्ट यानी वर्ज्य और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उत्सर्जन नाम देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपके पास आता है उत्सर्जी अंग। अगला टॉपिक आएगा हमारा उत्सर्जी अंग। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग, यानी आप लोग ध्यान रखना ऐसे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, मानव उत्सर्जन तंत्र। हम लोग बात करेंगे दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, इस मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं। तो देखिए, अंगों की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना मानव उत्सर्जन तंत्र के दौरान सबसे पहले आपके पास काम में आएगा दोस्तों, वो आएगा वृक्क। वृक्क को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी। तो सबसे पहला जो मानव उत्सर्जी अंग हमारे पास काम में आएगा वो कौन सा होगा प्यारे मित्रों, वृक्क। वृक्क के बाद में एक हमारे पास आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा लंग्स यानी फेफड़ा। दूसरा आएगा दोस्तों लंग्स। लंग्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है दोस्तों स्किन, यानी हमारी त्वचा। स्किन के बाद आता है प्यारे मित्रों आपके पास लीवर। लीवर हो जाएगा आपका यकृत। और एक आपके पास क्या काम में आती है दोस्तों, आंत। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वृक्क के बारे में,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी कहते हैं। एक आता है हमारा फेफड़ा, लंग्स। एक आएगा दोस्तों स्किन, हमारी त्वचा। एक आएगा लीवर, हमारा यकृत। और एक हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, आंत के बारे में। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये टोटल 5 उत्सर्जी अंग है दोस्तों, जो हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के दौरान काम में आते हैं। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्क्रीन पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये चित्र है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों वृक्क के बारे में। देखिए, वृक्क को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो यह है आपके लिए कि दोस्तों मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वृक्क। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग वृक्क के बारे में याद रखना कि वृक्क जो है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे मानव शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों, वो कौन सा आता है हमारे पास, वृक्क। जब भी वृक्क की बात करें तो आप लोग याद रखना दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। संख्या में याद रखना, एक जोड़ी किडनियां पाई जाती है दोस्तों। एक जोड़ी का मतलब होता है 2। देखो, एक जोड़ी वृक्क हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। एक वृक्क आपको ये दिखाई दे रहा है और एक वृक्क आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये 2 वृक्क है दोस्तों जो हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, वृक्क क्या करता है दोस्तों, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है। याद रखना, वृक्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो वृक्क होता है, ये वृक्क क्या करता है प्यारे मित्रों, रक्त परिसंचरण से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने का क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि वृक्क का जो आकार है, ये आकार किस प्रकार का होता है, तो याद रखना दोस्तों, हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो एक जोड़ी किडनियां पाई जाती है, यानी जो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं दोस्तों, ये एक जोड़ी जो वृक्क पाए जाते हैं, इनका जो आकार है, यह आकार किसके समान होता है प्यारे मित्रों, यह आकार होता है सेम के बीज। सेम के बीज के आकार के समान। इनका जो आकार है दोस्तों, वृक्कों का आकार, यह होता है सेम के बीज के आकार के समान। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक जोड़ी वृक्क है दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होते हैं। तो जब भी वृक्क की बात आए तो आप लोग याद रखना दोस्तों, ये जो वृक्क है ये हमारी उदर गुहा में, हमारी पीठ की ओर, कमर के क्षेत्र में जो पाया जाता है कशेरुक दंड, उस कशेरुक दंड के दोस्तों दोनों तरफ एक एक क्या होता है, स्थित होता है। तो यदि हम लोग वृक्क की बात करें तो याद रखना दोस्तों, वृक्क जो होता है, ये वृक्क उदर गुहा में
उदर गुहा में पीठ की ओर, उदर गुहा में पीठ की ओर, पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में आगे आ जाएगा आपका कशेरुक दंड। कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। तो याद रखना प्यारे मित्रों, अगर हम लोग वृक्क की बात करें तो ये जो वृक्क है ये हमारी उदर गुहा में, हमारी पीठ की ओर जो कमर का क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें क्या पाया जाता है, कशेरुक दंड पाया जाता है। तो उस कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक क्या होता है प्यारे मित्रों, स्थित होता है। दूसरी चीज आप लोग याद रखना दोस्तों, ये जो वृक्क होता है, इस वृक्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसे जाना जाता है, याद रखना, उसको जाना जाता है पेरिटोनियम। क्या कहा जाता है दोस्तों, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली कहा जाता है। तो याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है दोस्तों कि ये जो वृक्क होते हैं ये जिस झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं दोस्तों, उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इनके आकार की बात करें, देखिए अगर इन वृक्कों का हम लोग आकार देखें, सॉरी आकार क्या, आकार हमने देख लिया कि इनका जो आकार होता है दोस्तों वो होता है सेम के बीज के आकार के समान। यदि हम लोग इनका वजन देखें, यानी भार की अगर बात करें तो दोस्तों वृक्क का जो भार होता है वो होता है लगभग 140 ग्राम। याद रखना आप लोग, इनका भार कितना होता है दोस्तों, भार होता है लगभग 140 ग्राम। भार के बाद यदि आप बात करो दोस्तों तो आप लोग ध्यान देना, वृक्क की जो लंबाई होती है, देखिए अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो लंबाई होती है 4 से 5 इंच, लंबाई आती है 4 से 5 इंच। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आती है दोस्तों 2 इंच। और यदि हम लोग बात करें प्यारे मित्रों मोटाई की, तो मोटाई आती है प्यारे दोस्तों लगभग 1.5 इंच क्या आती है दोस्तों, इनकी मोटाई आती है। ये चीज़ आप लोगों को इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए हमने बात की वृक्क के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वृक्क होता है, इस वृक्क का जो बाहरी भाग होता है, ये बाहरी भाग कैसा होता है दोस्तों, ये बाहरी भाग होता है उत्तल। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों इनके भीतरी भाग की, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, वृक्कों का जो भीतरी भाग होता है, इस भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये अवतल होता है। और इस भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों हाइलम। इसे किस नाम से जाना जाता है, हाइलम के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना, वृक्क का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, ये बाहरी भाग कैसा होता है, उत्तल होता है। और वृक्क का जो भीतरी भाग होता है अंदर वाला, ये भीतरी भाग कैसा होता है दोस्तों, ये होता है अवतल। और इस भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, इसे हाइलम कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि इस वृक्क को हम लोग क्या करें, इस प्रकार से लंबवत 2 भागों में विभाजित कर दें। याद रखना, जब वृक्क को लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो जो बाहरी भाग होता है, याद रखना लंबवत विभाजित करने पर, यानी वृक्क को अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, लंबवत विभाजित करें, तो लंबवत विभाजित करने पर जो बाहरी भाग होता है
ये बाहरी भाग आपको कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, पतला प्राप्त होता है, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। इस पतले भाग को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, इस पतले भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। तो याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है कि अगर हम क्या करें, इस वृत्त को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित कर दें, तो बाहरी जो भाग आता है दोस्तों वो पतला होता है, और उस पतले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो आंतरिक भाग होता है दोस्तों, यानी भीतरी भाग, ये आंतरिक भाग हमारा कैसा होता है, ये मोटा होता है दोस्तों, और इस मोटे वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे मेडुला कहा जाता है। तो याद रखना कि वृक्क को लंबवत रूप से विभाजित करने पर जो आंतरिक भाग आता है वो मोटा होता है, और इस आंतरिक मोटे भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेडुला कहा जाता है। ये जो मेडुला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेडुला होता है दोस्तों, ये शंकु रूपी रचनाओं के द्वारा भरा हुआ रहता है। याद रखना ये जो मेडुला होता है, ये मेडुला दोस्तों शंकु रूपी रचनाओं के द्वारा भरा हुआ होता है, और इन शंकु रूपी रचनाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है, याद रखना इन शंकु रूपी रचनाओं को कहा जाता, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखी कि अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, इस वृक्क को लंबवत रूप से दो भागों में बांट दें, तो जो बाहरी वाला भाग हमें प्राप्त होता है दोस्तों, ये बाहर का भाग ये हमें पतला प्राप्त होता है, और इस पतले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों इस आंतरिक भाग की, तो ये जो आंतरिक भाग होता है दोस्तों, इस आंतरिक भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेडुला नाम देते हैं, क्योंकि ये मोटा भाग होता है। अब ये जो मेडुला होता है दोस्तों, ये शंकु रूपी रचनाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, इन शंकु रूपी रचनाओं को क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो पिरामिड होती है दोस्तों, ठीक है, ये सभी पिरामिड क्या करती है, एक थैलीनुमा गुहा के अंदर दिष्ट रहती है। ध्यान देना आप लोग, ये जो सभी पिरामिड होती है दोस्तों, ये सभी पिरामिड एक थैलीनुमा गुहा के अंदर क्या रहती है, दिष्ट रहती है। दिष्ट का मतलब होता है दोस्तों कि ये दसी हुई रहती है, और इस थैलीनुमा गुहा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है वृक्क पेल्विस कहा जाता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा है कि ये जो सभी पिरामिड होती है, ये सभी पिरामिड दोस्तों एक थैलीनुमा गुहा के अंदर क्या रहती है, दिष्ट रहती है, यानी दसी हुई रहती है। क्लियर। तो ये जो दोस्तों थैलीनुमा गुहा होती है, इस थैलीनुमा गुहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे वृक्क पेल्विस कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इस वृक्क पेल्विस से, याद रखना ये जो वृक्क पेल्विस होती है दोस्तों, इस वृक्क पेल्विस से इस प्रकार एक लंबी व संकरी वाहिका निकलती है। ध्यान देना आप लोग दोस्तों, ये जो वृक्क पेल्विस होती है, इस वृक्क पेल्विस से दो लंबी व संकरी वाहिका निकलती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये दोनों मूत्रवाहिनियां दोस्तों आगे जाकर किस में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। ये देखना,
ये दो मूत्रवाहिनियां होती है दोस्तों, ये दोनों मूत्रवाहिनियां किससे निकलती है? ये दोनों मूत्रवाहिनियां निकलती है दोस्तों व्रक पैल्विस से। ये दिखाई दे रही है आपको व्रक पैल्विस, ठीक है। तो ये जो दोनों मूत्रवाहिनियां होती है ये लंबी और पतली वाहिका होती है जिन्हें हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। और आगे जाकर दोस्तों ये दोनों मूत्रवाहिनियां किसमें खुल जाती है? इस मूत्राशय के अंदर खुल जाती है। इसके बाद देखिए, अब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रत्येक जो वृक्क होता है, याद रखना, इस प्रत्येक वृक्क के अंदर, प्रत्येक वृक्क के अंदर दोस्तों लगभग 1,30,000 सूक्ष्म छोटी नलिकाएं, सूक्ष्म छोटी नलिकाएं पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ये जो वृक्क होता है इस वृक्क के अंदर लगभग 1,30,000 क्या पाई जाती है? सूक्ष्म छोटी नलिकाएं पाई जाती है। और इन सूक्ष्म छोटी नलिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर विशेष रूप से किसके बारे में दोस्तों? नेफ्रॉन के बारे में। देखिए, यदि नेफ्रॉन की हम लोग बात करें तो याद रखना प्यारे मित्रों, ये जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है वृक्क की, यानी हमारी किडनियों की कार्यात्मक इकाई। ये जो वृक्क है दोस्तों, इस वृक्क को क्या कहा जाता है? सॉरी, नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और यदि हम बात करें नेफ्रॉन की, तो इस नेफ्रॉन को दोस्तों याद रखना, नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई भी कहा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहां से आप लोगों को इस प्रकार से तैयार करनी है कि ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृक्क की, यानी हम जो किडनियों की बात कर रहे हैं उन किडनियों की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और इसे ही उत्सर्जी इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जल्दी से इस क्लास को, यानी ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। तो आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है, इस प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर एक हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्याली नुमा संरचना पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है, इस प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर एक क्या पाई जाती है? प्याली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस प्याली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के नाम से इसे जाना जाता है। तो यदि मान लीजिए दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए बोमेन संपुट क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, जब हम लोग नेफ्रॉन की संरचना की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर एक प्याली नुमा संरचना पाई जाती है दोस्तों। और नेफ्रॉन में पाई जाने वाली इस प्याली नुमा संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों बोमेन संपुट कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के हम बात करेंगे कार्यों के बारे में। देखिए, याद रखना प्यारे मित्रों, नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट कार्य हमारे पास काम में आएंगे।
सबसे पहला जो कार्य आएगा दोस्तों, नेफ्रॉन क्या करता है, रुधिर से हमारे रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन का सबसे पहला कार्य आप लोग याद रखोगे, नेफ्रॉन क्या करेगा, हमारे रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा कार्य ये होता है दोस्तों, नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे रुधिर के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नेफ्रॉन से संबंधित दो इंपॉर्टेंट कार्यों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला कार्य आता है दोस्तों, नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे रुधिर से यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे रुधिर के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अगली हमारी क्लास होगी, हम लोग इसके आगे वाले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।